हाउ आर यू? और बताइए सब बढ़िया ठीक ठाक? तो चलो वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है लेकिन अच्छा है, आप लोग तब तक जो है पूरा पीछे का कवर कर लो, है ना। और क्वेश्चंस बनाना जब शुरू करो, ठीक है, और ज़्यादा फायदा रहेगा आप लोगों के लिए। तो मैं फिर से गॉस लॉ को कंटिन्यू कर रहा था और आज गॉस लॉ का थ्योरी लगभग खत्म कर देंगे और थोड़ा सा कल कुछ बताएंगे, क्वेश्चंस कुछ करेंगे और कुछ थोड़ा सा उसका मिसलेनियस बताएंगे, ठीक है। तो टाइम हम लोग बर्बाद नहीं करते हैं और यहाँ पे शुरू करते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल बॉडी। पहला क्लास में पॉइंट चार्ज के कारण पढ़े थे, उसके बाद हम लोग जो है सरफेस डिस्ट्रीब्यूटिव चार्ज यानी लीनियर चार्ज के कारण भी पढ़े, फिर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन यानी शीट के कारण पढ़े और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्फेरिकल के कारण, ठीक है। तो अब स्फेयर में कैसा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है उसको सबसे पहले देखेंगे, फिर गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे और किस किस कंडीशन के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, है ना। क्योंकि मैं बताया था कि गॉस लॉ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग टूल है जहां पे आपका कैलकुलेशंस बहुत ही इजी हो जा सकता है। यू कैन टैकल द टफेस्ट कॉन्सेप्ट, टफेस्ट प्रॉब्लम इन इजी वे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हम आज बात करेंगे स्फेरिकल बॉडी की। तो अब सबसे पहले काम क्या करो, स्फेयर आपको पता है ना, तो हम सबसे पहले स्फेयर को ही देखते हैं। तो चलो मेरे पास एक स्फेयर है भाई, चलिए अब स्फेयर जो है, स्फेयर पे जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है दोस्त? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ना। यानी कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हम लोग नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में अगर जब मौका मिला तो नॉन यूनिफॉर्म की बात करेंगे, और नहीं तो फिर कभी कभी तो करना ही पड़ेगा। अभी हम लोग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। तो भाई स्फेयर जो है मेरा, स्फेयर आप दो तरीके से डील कर सकते हो, ठीक है ना। पहला स्फेयर आपका होलो हो सकता है, HOLLOW, यानी इसको होलो स्फेयर हो सकता है, इसको हम लोग शेल भी बोलते हैं, है ना। होलो स्फेयर को शेल भी बोला जाता है, यानी कि स्फेरिकल शेल, है ना। कैसा शेल? स्फेरिकल शेल भी बोल सकते हो, स्फेरिकल शेल भी आप बोल सकते हैं। और दूसरा हो सकता है सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ओके, तो हमारे पास स्फीयर जो होगा दो तरीके से होगा, पहला होलो स्फीयर होगा और दूसरा सॉलिड स्फीयर होगा, है ना। अच्छा, आज जो मैं ये पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त, ये एक तरीके से समझो तो शॉर्टकट है, मतलब कि बहुत इजी वे में आप पूरा स्फीयर के बारे में आइडिया आप ले सकते हो, है ना। तो देखते हैं। तो भाई होलो और सॉलिड, अच्छा ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, चार्ज पढ़ रहे हैं, तो आपके पास दो तरीके का ऑब्जेक्ट मिल सकता है, एक कंडक्टिंग और दूसरा नॉन कंडक्टिंग। शीट वाले भी देखे थे, तो यहां भी हम लोग स्फीयर में भी दोनों देख सकते हैं ना। तो कंडक्टिंग में भी होलो और सॉलिड हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग में भी होलो और सॉलिड हो सकता है। तो भाई अब होलो में क्या हो सकता है? कंडक्टिंग हो सकता है, एक कंडक्टिंग हो सकता है होलो और दूसरा नॉन कंडक्टिंग हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग। उसी तरीके से सॉलिड में भी एक हो सकता है कंडक्टिंग और दूसरा क्या हो सकता है? नॉन कंडक्टिंग। समझ में आ रहा है बात? तो अब चलो हम लोग देख लेते हैं। तो मान लो कि होलो है, ये होलो है भाई स्फीयर, ये भी हमारा होलो है, ये हमारा सॉलिड है। सॉलिड है तो थोड़ा सा हैचिंग कर देते हैं, सॉलिड समझ में आ जाएगा इसका, है नहीं, सॉलिड है। ये भी हमारा क्या है? सॉलिड है, सॉलिड है भाई। ये हो गया हमारा, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है बच्चे कि शॉर्टकट में अगर मुझे सीखना हो तो हम लोग कैसे सीखेंगे, है ना। तो शॉर्टकट में अगर सीखना है तो देखो ध्यान से, फिर से ध्यान रखो। अगर हॉलो है तो चाहे तो वो कंडक्टिंग हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग,
ये तो आपका खाली है, ये सेंटर है ओ, सेंटर ये तो खाली आपका वैकेंट है, ये भी वैकेंट है। जब कोई मटेरियल है ही नहीं तो चार्ज तो होगा नहीं, बताइए जल्दी सा, है ना। तो चार्ज कहाँ पे होगा, तो सिर्फ आउटर सरफेस पे होगा। आउटर सरफेस पे चार्ज होगा, भाई आउटर सरफेस पे होगा चार्ज। इसमें भी कहाँ होगा चार्ज, आउटर सरफेस पे होगा। चलिए, है ना, मतलब कहने का कि अगर मेरा स्फीयर हॉलो है तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस पे होगा। तो अगर ये सरफेस पे होगा तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, बताइए, सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये भी सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन हम सॉलिड में आते हैं, अगर सॉलिड स्फीयर है लेकिन अगर कंडक्टिंग है, ध्यान रखिएगा ना, हम लोग कंडक्टर और नॉन कंडक्टर पे अलग से एक चैप्टर लेने वाले हैं, अलग से एक मतलब क्लास लेने वाले हैं, ठीक है, डिटेल में समझने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जाता है ना। क्या होता है बच्चे कि हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते नहीं है, और कॉन्सेप्ट नहीं सीखते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं। और जब आईआईटी में या नीट में क्वेश्चन आता है तो कॉन्सेप्ट बेस होता है, तो वहां पे फॉर्मूला धोखा दे सकता है। तो अगर हमें कॉन्फिडेंटली अगर सीखना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वी हैव टू रीच आउट, है ना, तो द कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, है ना। तो चलो देखते हैं। तो हम अगर कंडक्टिंग की बात कर रहे हैं तो कंडक्टिंग हमेशा ध्यान रखना, कंडक्टिंग जैसा ही वर्ड आ जाए तो इधर इट इज होलो और सॉलिड, चार्ज ओनली लाइज ऑन सरफेस। तो यहां पे जो है कहां पे रहेगा चार्ज, तो भाई सरफेस पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा, सरफेस पे रहेगा कंडक्टिंग में, है ना। तो कंडक्टिंग में सॉलिड होगा तो भी स्फीयर के सरफेस पे ही रहेगा, ठीक है। और अगर नॉन कंडक्टिंग है तो पूरे बॉडी में रहेगा, यानी कि पूरे बॉडी में रहेगा चार्ज, पूरे बॉडी में भरा हुआ रहेगा चार्ज, है ना। क्यों, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग है तो पूरे बॉडी यानी थ्रू आउट स्फीयर रहेगा, है ना। चलिए, तो ये हमारा सेंटर ओ है, इसका सेंटर ओ है ना। अब क्या देखा तुम बताओ मेरे को, अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करूं, इसको तीनों को, तो हम क्या देख रहे हैं कि कंडक्टिंग होलो, नॉन कंडक्टिंग होलो और कंडक्टिंग सॉलिड, तीनों में जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी चार्ज सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे है, ओनली चार्ज रिसाइड्स ऑन द सरफेस, ओके। यानी कि इनसाइड द स्फीयर चार्ज कितना है, फिर से सुनो, इनसाइड द स्फीयर कितना है चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं है। तो होलो में तो पता चल रहा है भाई कि चार्ज कहां पे होगा, सरफेस पे होगा। लेकिन अगर सॉलिड है तो भी चार्ज सरफेस पे होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि कंडक्टिंग होना चाहिए, है ना। तो फिर से कंडक्टिंग होलो स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर एंड कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, है ना। इन ऑल दीज थ्री केसेस द चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस, ओके। And then last one you can write, this is the volumetric distribution, volumetric distribution। तो मेरा कहने का ये हुआ कि इन तीनों का जो बिहेवियर होगा वो सेम होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम तरीके से फाइंड आउट होगा। तो ये तीन केस के लिए एक ही डेरिवेशन होगा और ये इसके लिए एक और डेरिवेशन होगा। तो ये चार केस के लिए डेरिवेशन कितना होने वाला है, ओनली टू, है ना। वन इज फॉर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड अनदर इज फॉर वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन में कौन कौन आएगा, हॉलो सिलेंडर, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, और एक सॉलिड सिलेंडर लेकिन कंडक्टिंग होगा, ठीक है। अगर सॉलिड नॉट कंडक्टिंग होगा तो फिर वो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा, समझा रहे बात। चलिए, तो यहाँ पे सरफेस डिस्टेंस डेंसिटी क्या है, सिग्मा होता है, यहाँ पे क्या होता है, रो होता है, यानी कि ये डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी, ये भी है चार्ज डेंसिटी, समझ रहे बात। अच्छा, तो अब हम लोग जो डेरिवेशन करने वाले हैं वो किस किस के लिए करने वाले हैं, हम लोग कहां कहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं। तो हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है तीन केस के लिए निकालने वाले हैं, केस 1, केस 2 और केस
इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां, केस 1, केस 2 और केस 3। केस 1 में कहां, इसके अंदर यानी कि स्फीयर के इनसाइड है ना, तो क्या है, इनसाइड स्फीयर, इनसाइड स्फीयर। दूसरा केस कहां ले सकते हैं, ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर, ऑन सरफेस ऑफ स्फीयर। और तीसरा कहां ले सकते हैं, आउटसाइड स्फीयर। ध्यान रखिए, ये जो हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं, कहां कहां करने वाले हैं, जब हमारा पॉइंट कहां है, सरफेस के स्फीयर के अंदर रहेगा, स्फीयर पे रहेगा और स्फीयर के बाहर रहेगा, है ना। यही 3 कंडीशन हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे 3 के लिए हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान रखें, पहले सरफेस के लिए करेंगे, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेंगे, और फिर कहां करेंगे, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करेंगे, ठीक है। ओके, चलो हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं फटाफट। बहुत आसान है, कोई ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग, चलो ठीक है। बहुत आसान है यार, समझना एकदम से इजी है। चलो, तो हम बता चुके हैं तीनों केस में डेरिवेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो चलो देखते हैं, कोई भी एक कंडीशन ले लो, है ना। यानी कि हम लोग किसके लिए भाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना नहीं लिखते हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज क्या, हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। क्यों, क्योंकि कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग और हॉलो है तो सरफेस पे रहेगा चार्ज। और तीसरा एंड कौन सा बताओ जल्दी सा, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। मतलब कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। किसके लिए भाई, तो होलो कंडक्टिंग के लिए, फिर होलो नॉन कंडक्टिंग के लिए, और कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए, ठीक है। तीनों का तो सेम डायग्राम बनेगा। चलो सेम डायग्राम बना देते हैं। चलो भाई, ये है हमारा स्फीयर, ऑब्वियसली होलो में अंदर होलो रहेगा, ये सेंटर है, और यहाँ पे चार्ज, चार्ज कहां पे है जी, सरफेस पे। यही होगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताओ मेरे को तुम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर होता है बताए, सरफेस की किधर होगा, आउटर होगा ना, यही होगा ना इलेक्ट्रिक लाइंस, बाहर होगा सरफेस के, ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मैं यहाँ पे फिगर में दिखा दूंगा कि स्फीयर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, ऐसा होगा, है ना, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब हमें निकालना है, तो सबसे पहला केस लेते हैं, केस 1। क्या भाई, इफ पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फीयर। अगर पॉइंट कहां लाई करे, इनसाइड, तो एक काम करो तुम, इसका रेडियस कुछ मान लो। कितना मान लो रेडियस, r। अब यहां से एक पॉइंट ले लो, r डिस्टेंस, स्मॉल r पे लो, यहां पे ले लो, पॉइंट P ले लो, ठीक है। तो क्या करेगा बताओ मेरे को तुम, कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वहां पे एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते थे, तो इसमें तो ज्यादा लोचा है नहीं, बॉडी कैसा है, स्फेरिकल है, तो गॉसियन सरफेस भी कैसा आएगा, स्फेरिकल आएगा। तो कहां पे गॉसियन सरफेस लोगे, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो भाई यही हमारा गॉसियन सरफेस है, ये हमारा गॉसियन सरफेस है, ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस। बहुत अच्छी बात। अब एक काम करो यार, यहीं पे कहीं पे भी एक छोटा सा एरिया ले लो, ये वाला, कितना, DA।
अब बताओ एरिया वेक्टर क्या बोलते हैं? आउटवर्ड परपेंडिकुलर, यही ना आउटवर्ड है, यही ना आउटवर्ड है। तो देखो यहाँ पे अगर इस यहाँ पे एरिया लिया, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों थीटा कितना है 0 डिग्री। अगर यहाँ पे एरिया लेता, यहाँ पे अगर एरिया लेता, अगर इस जगह पे एरिया लेता आप, तो यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर ड्रॉ करता यह था डीए, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से थीटा बराबर कितना 0। तो हम एक स्फीयर पे कहीं भी चले जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सरफेस के परपेंडिकुलर और एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर, तो हमेशा एंगल कितना मिलेगा 0 डिग्री मिलेगा ना। तो देखो तो क्या करेंगे, वी कंसीडर गॉसियन सरफेस एट रेडियस कितना स्मॉल आर पे आपने लिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, यानी हम बोल सकते हैं कि स्मॉल आर जो है छोटा है किससे, कैपिटल आर से। यानी कि स्फीयर के रेडियस से जो ये पॉइंट है, पॉइंट चूंकि अंदर लाई कर रहा है इसलिए छोटा है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो ये आर जो है कैपिटल आर से क्या है, स्मॉल है, यही है ना हमारा। तो गॉस लॉ क्या जाता है, फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ जल्दी बताओ, गॉस लॉ क्या जानते हो, इंटीग्रेशन क्या भाई, ई डॉट डी ए, कैसा इंटीग्रेशन, सरफेस कितना आना चाहिए, टोटल इनसाइड चार्ज और अपॉन में एप्सिलॉन नोट, याद करो, वेरी गुड। अब बताओ मेरे को यार, यहाँ पे तुम बोलो बोलो कि इसके अंदर में कितना चार्ज है, इसके अंदर में तो कोई चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है कोई चार्ज, क्योंकि सारा सारा चार्ज कहां पे है, इस कैपिटल आर पे है ना, यहां पे है ना, आउटर सरफेस पे है ना। लेकिन ये जो हम जो डिस्टेंस लिए हैं ये बड़ा आर से छोटा है ना, तो चाहे सेंटर पे देखें या यहां देखें, 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 यहां 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 यहां, इस आर के अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, यहां ले लो है ना, यहां ले लो, कहीं लो, एक सरफेस बना दो, तो अंदर इस सरफेस के अंदर में कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहां पे लाई कर रहा है, तो सरफेस पे लाई कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे क्यू इन की वैल्यू कितनी है, 0 है, और अपॉन में एप्सिलॉन नोट, 0 बाय एप्सिलॉन नोट कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। इसको भी देख लेते हैं, तो इंटीग्रेशन ई और डॉट ऐसा था ना, तो डी ए फिर कॉस कितना 0 लिखेगा ना, इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 बटा एप्सिलॉन 0। अब कॉस 0 के बाद 1 होता है, तो कितना आ गया, ई आई इंटू डी ए बराबर कितना 0। अब एक काम करो यार, ई रहने दो और डी ए का इंटीग्रेशन करो, पूरा सरफेस का इंटीग्रेशन कर लो, तो इसका कितना आएगा बताओ, एक स्फीयर के लिए करेंगे कितना आएगा, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, यही ना आएगा। जो गॉसियन सरफेस हम लिए हैं स्मॉल आर पे, तो भाई अगर इसको जोड़ेंगे, छोटा छोटा सबको जोड़ देंगे तो एक स्फीयर बनेगा छोटा सा, तो पूरा एरिया कितना ही आएगा ना, इज इक्वल टू कितना 0। तो भाई ई की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गया। यानी कि अगर मेरा पॉइंट इनसाइड द स्फीयर लाई करता है तो मेरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाला है कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। किस किस केस के लिए बताओ मेरे को, किस किस केस के लिए, तो सर अगर मेरा कंडक्टिंग होलो हो या नॉन कंडक्टिंग होलो हो या कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो तो सरफेस पे लाई करेगा, इसलिए अंदर में कोई चार्ज नहीं रहेगा, इसलिए अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, 0 होगा। चलो ठीक है, अब केस 2 चलते हैं। केस 2 क्या है भाई, केस 2 यहीं पे लेते हैं, इसको मिटाते हैं अभी हम है ना। अब केस 2 लिखते हैं, केस 2 क्या, इफ पॉइंट लाइज ऑन सरफेस, सेकेंड पॉइंट में था ना, पॉइंट कहां लाई करेगा, सरफेस पे। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, इस फिगर को मिटाएंगे सबसे पहले, समझने के लिए चाहे कचरा नहीं हो यानी गंदा नहीं दिखना चाहिए, इसको मिटा दो। और क्या करोगे मिटा करके बताओ मेरे को तुम, भाई ये रेडियस इसका आर है। अब हमारा पॉइंट यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, कैपिटल आर के बराबर है कि नहीं बताओ मेरे को। क्यों है, क्योंकि पॉइंट कहां लाई करेगा, तो हम एक पॉइंट पी लेंगे यहाँ पे, सरफेस पे लेंगे, यहाँ पे लेंगे नहीं है ना, और इसी पे गॉसियन सरफेस लेंगे, तो यही हमारा गॉसियन सरफेस हो जाएगा। इस स्फीयर वाला जो पोर्शन है यही ना गॉसियन सरफेस हो जाएगा, यही गॉसियन सरफेस है, यही हमारा गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस है ना जी कि नहीं। अब यहाँ फिर से यहाँ पे एरिया, यहाँ पे कोई एरिया ले लो एक छोटा सा, डी ए, यही ना डी ए, तो फिर से थीटा कितना 0,
तो वही से बताओ मेरे को भाई, फ्रॉम गॉस लॉ क्या सरफेस इंटीग्रल E और डॉट dA दोनों का वेक्टर लगा दीजिए, इज इक्वल टू क्यू इन और अपॉन एप्सिलॉन नोट भाई E रहने दो, dA रहने दो, cos कितना डिग्री, तो 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि हर जगह एंगल सब एरिया भी परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर है ना, तो 0 है ना, इज इक्वल टू टोटल चार्ज। अब बताओ यार, अब बताओ अब कितना है? बहुत आसान है सर। कैसे? तो सर अब जो हम एक सरफेस लिए तो सरफेस पे ही है गॉसियन सरफेस, तो सारा चार्ज तो सरफेस पे ही रहेगा, तो सभी के सभी चार्ज को कंसीडर करना पड़ेगा। तो मान लो इसको तुमने चार्ज दिया है Q, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? Q और अपॉन क्या हो गया? एप्सिलॉन नोट, है ना। और ये E बाहर निकालो और इसका इंटीग्रेशन करो, तो क्या लिखेंगे? तो हम लोग बताओ, E इंटू dA इंटीग्रेशन बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। एक काम करो, E रहने दो और हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर, स्मॉल आर के कैपिटल आर, कैपिटल आर। क्यों? क्योंकि स्मॉल आर किसके बराबर है? कैपिटल आर के। क्यों? पॉइंट कहां पे है? लाइज कर रहा है सरफेस पे, है ना। ये हो गया, कितना हो गया भाई? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, अरे सॉरी Q बाई एप्सिलॉन नोट, Q बाई एप्सिलॉन नोट। तो E की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर, है ना। अगर मान लो कि चार्ज में देकर के सिग्मा दे दिया, चार्ज निकाल सकता है ना। इफ सिग्मा इज गिवन, यानी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दे देगा, चार्ज की वैल्यू नहीं देगा, तब आप कैसे लिखोगे, है ना। तो बोला है क्या कि यहां पे मैं मिटाता हूं इसको और लिखता हूं क्या कि इफ चार्ज डेंसिटी इज गिवन, तो प्लेन Q का क्या हो जाएगा? तो सर पर यूनिट एरिया होता है ना, तो चार्ज इनटू टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना होता है उसका भाई? तो 4 पाई आर का स्क्वायर, ये होगा ना यहाँ पे, तो वो भी रख सकते हो तुम। तो अगर मैं चार्ज के डेंसिटी के रूप में लिखना चाहूं तो Q की जगह पर लिख सकता हूं सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर। काटो जी जल्दी सा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर क्या आया? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट, यही था ना। याद करिए, स्फीयर होलो या कंडक्टिंग की तरह नहीं था ना, तो यही आएगा, ठीक है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, किसके लिए? होलो के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। अब थर्ड केस ले सकते हैं, यहीं पे ले लेते हैं थर्ड केस। चलो थर्ड केस लेते हैं। केस थर्ड कहां आ सकता है बताइए? केस थर्ड कहां आएगा भाई? केस थर्ड आएगा कि इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फीयर, अगर मेरा पॉइंट कहां लाई करे? इस वाले स्फीयर के बाहर लाई करे, तो देखते हैं ना, इसको मिटा देता हूं मैं और एक पॉइंट लेता हूं बाहर, है ना। तो वी कंसीडर स्मॉल आर जो है ना वो बड़ा हो जाएगा किससे? कैपिटल से, कि नहीं। यानी कि पॉइंट जो लाई करेगा, मान लो ये पॉइंट यहाँ पे P और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बताइए मेरे पास? स्मॉल आर है, यही है ना, कि नहीं। तो पॉइंट मेरा कहां लाई कर रहा है? इस वाले स्फीयर के बाहर, है ना। हम लोग एक गॉसियन सरफेस लेंगे, तो कहां पे गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा? जहां पे यहां पे लेना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। ये हमारा गॉसियन सरफेस, ये देखो गॉसियन सरफेस, ये वाला गॉसियन सरफेस देखो, ये है गॉसियन सरफेस, है ना। ये अब ये नहीं है, अब ये है गॉसियन सरफेस, ये बाहर वाला, ये स्फीयर है। चार्ज अभी भी यहीं पे है, ठीक है ना, चार्ज यहीं पे है, लेकिन हमारा गॉसियन सरफेस ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो यही है बाबू, है ना। और यहाँ पे एक एरिया ले लो, ये हो गया डीए। तब देखो अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर ही है सरफेस के। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रिक स्फीयर कितना भी ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहेगा, कि नहीं। तो अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर और ये वेक्टर भी परपेंडिकुलर। थीटा अभी भी कितना डिग्री है? यहाँ अभी भी कितना डिग्री है? 0 ही है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो हम लोग, लेकिन हाँ फर्क क्या पड़ा है? डिस्टेंस जो है ना अब हमारा इस स्फीयर के बाहर लाई कर रहा है। ओके, तो चलो देखते हैं। तो अगर मैं बोलूं कि फ्रॉम गॉस लॉ अगर तुम बनाएगा, तो फ्रॉम गॉस लॉ क्या लिखेगा? फ्रॉम गॉस इज लॉ,
तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई और डॉट डी ए इज इक्वल टू टोटल इनसाइड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई ई बाहर करो, क्यों? क्योंकि इतना लफड़ा फिर से 0 डिग्री है। अंदर में क्या बचेगा? डी ए इज इक्वल टू कितना चार्ज है टोटल अंदर? यार जब पॉइंट सरफेस पे था तो टोटल चार्ज क्यू था, तो अभी भी तो अब सरफेस बाहर है ना, तो ये सारा का सारा स्फीयर कहां पे है? इस वाले सरफेस के अंदर रह गया, तो अभी भी चार्ज अंदर में तो उतना ही है, क्योंकि यहाँ तो चार्ज है नहीं, सारा चार्ज कहां पे? इसी सरफेस पे है। और ये सारा का सारा पॉइंट सरफेस जो है, सरफेस पे जो चार्ज है ये इस बड़े वाले सरफेस के क्या है? अंदर है ना, तो अंदर में चार्ज अभी भी कितना है? तो वही उतना ही है, क्यू ही है। तो अंदर में चार्ज कितना है? क्यू ही है, और अपॉन में एप्सिलॉन है ना, या चाहो तो क्यू को ऐसे भी लिख सकते हो, क्या? सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही लिख सकते हो ना। तो ई रहने देते हैं और इंटू डी ए, यानी कि का इंटीग्रेशन पूरा एरिया है ना, इसका एरिया पूरा स्फीयर का, कौन सा स्फीयर का? बड़ा वाला का ना, तो बड़ा वाला का रेडियस कितना है? ये वाला आर है ना, तो 4 पाई आर स्क्वायर और इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो भी समझो। इस इन दोनों को समझिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या फिर अगर इसको भागा देंगे तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये स्मॉल आर बड़ा है, ये कैपिटल आर छोटा है ना इस केस के लिए। क्यों? क्योंकि पॉइंट बाहर लाई कर रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिख सकते हो? और सिग्मा इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हो तुम कि नहीं? तो चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा पूरा का पूरा कैलकुलेशंस इजी हो गया है ना। तो मतलब कहने का क्या कि सर यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? आर स्क्वायर के है कि नहीं है? बताओ मेरे को। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के है ना? क्यों है बताओ? क्योंकि ये जो है बाहर लाई कर, ठीक है। तो चलिए इसको जो है, ये हमारा 3 केस हो गया। कब? जब पॉइंट मेरा स्फीयर के अंदर लाई कर रहा था, पॉइंट मेरा सरफेस पे लाई कर रहा था, और पॉइंट मेरा सरफेस के बाहर लाई कर रहा था, ठीक है। और किसके लिए? हॉलो स्फीयर, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग, ठीक है। चलिए ये हो गया तीनों केस के। आपका इजी है, बहुत ही इजी है ना, बहुत इजी है। अब इसको अगर आप जो है डेरिवेशन करना चाहो, सॉरी इसका ग्राफ अगर प्लॉट करना चाहो तो इजिली ग्राफ प्लॉट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? जो देखो, अगर मैं यहाँ पे एक स्फीयर तुमको बना दूं, ये स्फीयर है, और इसका अगर सेंटर O है, और मैं इसको अगर यहां से एक्सिस ले लूं, ठीक है, यही एक्सिस में ले लेता हूं, इसको R लेता हूं, कैप स्मॉल r, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, तो यहां से चलेगा, बढ़ते बढ़ते यहां तक आएगा, ये कैपिटल R है ना, तो यहां से यहां तक जो वैल्यू है वो स्मॉल r किसके बराबर है? कैपिटल R के बराबर है। और इसके बाद ये क्या है? R बड़ा है यहां से, किससे? कैपिटल R से, है कि नहीं है? तो देखो, जब तक मेरा पॉइंट सेंटर पे होगा, सेंटर से इधर 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 अंदर में रहेगा, यहां से छोटा रहेगा, तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ मेरे को? 0 होगा। क्यों? क्योंकि सारा का सारा चार्ज कहां पे है? सरफेस पे है। सारा का सारा चार्ज कहां पे है? सरफेस पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अंदर में 0 होगा। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। तो इसको ग्राफ बनाओ थोड़ा सा, इसको 0 ले लो, 0 हो गया। अब जैसे ही मेरा इधर, तो देखो ये R क्या है? लेस देन R है। अब अगर देखा जाए इस पॉइंट पे यहाँ पे स्मॉल r किसके बराबर है? कैपिटल R के बराबर है। जैसे ही मेरा स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हुआ तो कितना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर हो गया। तो अचानक यहाँ से फिर क्या हो गया? बढ़ गया ना, मान लो यहाँ पे आ गया, इसकी वैल्यू ये हो गया, कितना है? E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का स्क्वायर, ये हो गया ना।
और उसके बाद फिर जब इसके बाद जाएंगे तब क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये r स्मॉल r, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। तो ये हमारा ये मैक्सिमम हो गया, मतलब ये मैक्सिमम हो गया। अब इसके बाद घटेगा, है ना, तो घटा दो, तो घटेगा, ये हो गया, ऐसा जाएगा। ठीक है, ये क्या है, ई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, ये क्या है, शुरू में 0 है, 0 है, 0 है, जैसे ही स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हुआ, यहाँ पे स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हुआ, अचानक बढ़ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना हो गया, Q/4πε0r², जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है। और उसके बाद फिर कितना है, Q/4%, अभी भी r² ही है, लेकिन ये स्मॉल r जो है लास्ट में वो कैपिटल R से बड़ा है, यानी बाहर है पॉइंट। जैसे जैसे बाहर चलते जाएंगे तो ये नहीं कि ये r² की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, तो e की वैल्यू घटती जाएगी, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है, ठीक है ना, यहाँ से घटना शुरू हो जाएगा। ये ग्राफ होगा इसका, ठीक है। तो तीनों केस के लिए एक ही ग्राफ था, जो कि कोई भी टेंशन का काम नहीं था। ओके, तो ये तो हो गया भाई होलो के लिए ना। अब ऐसा ही सेम टू सेम डेरिवेशन कर लोगे किसके लिए, सॉलिड वाले के लिए कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कर देते हैं उसको, है ना। चलो देखते हैं। देखो क्या है, बताओ मेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। यानी बाबू मेरे, यहां पे मैं बनाता हूं, ये जो स्फीयर है मेरे दोस्त, अब इसका सेंटर मान लो O है, इसका रेडियस मान लो R है, लेकिन ये पूरे वॉल्यूम में भरा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा में चार्ज भरा हुआ है। क्यों, क्योंकि थ्रू आउट बॉडी में रहेगा, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, और वो भी कैसा है, सॉलिड है, तो हर जगह मटेरियल है और हर जगह चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में भी होगा, तो ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हर जगह होगा, है ना। चलो देखते हैं। एक काम करो, सबसे पहला चीज फिर से बताओ मेरे को, इफ पॉइंट लाइज इनसाइड द स्फीयर, मतलब स्मॉल r की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R से छोटा होगा, तो भैया हमारा पॉइंट का यहाँ पे होगा P, तो हमारा ये होगा हमारा क्या चीज, ये वो गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो भैया हम बात कर रहे हैं कि अब तो चार्ज पूरे बॉडी में है ना, तो यहाँ भी तो चार्ज है सब, कि नहीं है, तो यहाँ चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है बताओ मेरे को, वॉल्यूमेट्रिक है, यानी पूरे पूरे वॉल्यूम में। तो बताइए मेरे को, 4/3 पाई आर क्यू, यानी कि पूरे स्फीयर का वॉल्यूम में कितना चार्ज है, क्यू है। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना है, तो 1 वॉल्यूम में कितना है, यूनिट वॉल्यूम में Q/4/3 पाई आर क्यू, 3 को ऊपर भेज दो, तो 3Q/4 पाई आर क्यू। अब यही है कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसी क्या बोलते हैं हम लोग, रो बोलते हैं। हमको क्या चाहिए, इसी में ना चाहिए, यही नहीं चाहिए हमें, यही नहीं चाहिए, इसमें कितना है, इसका रेडियस कितना माने हो, कितना दूरी पे यहां से लियो पॉइंट, स्मॉल r पे लियो ना, कि नहीं।
तो स्मॉल आर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो इसीलिए 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा, रो इंटू ये वाला वॉल्यूम कितना 4/3 पाई आर क्यूब। हम चाहें तो रो को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कितना लिख सकते हैं बताओ मेरे को, तो 3Q और अपॉन में 4 पाई आर का क्यूब, कैपिटल आर है ये, ठीक है ना, यानी पूरे स्फीयर का, और इनटू इसका है 4/3 पाई इंटू स्मॉल आर का क्यूब। ये 4 से 4 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, कितना Q इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल क्यूब। यही है ना, ये क्या है Q इनसाइड, यानी कि इस इतने पोर्शन में कितना चार्ज, तो पूरा स्फीयर में कितना चार्ज था, कैपिटल Q था, अब पूरे पोर्शन का वॉल्यूम कितना था भाई, तो 4/3 पाई कैपिटल R का Q, तो भाई पूरा का पूरा पोर्शन में कितना था, तो यूनिट में कितना था, यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम में कितना हो गया, इतना अपॉन इतना, इतना अपॉन इतना, और यूनिट वॉल्यूम के चार्ज को हम लोग रो बोलते थे, तो रो लिख दो या फिर 3Q अपॉन 4 पाई आर क्यू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलो अच्छी बात है। तो हमें तो इतने पोर्शन में निकालना है, तो इतने पोर्शन में निकालना है, तो इतना पोर्शन का वॉल्यूम यही है ना, इतने पोर्शन का, इतना में कितना होगा, इतना इंटू इतना, यानी इतना ही चार्ज होगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब हम लोग पॉइंट लाई करा था, तो फ्रॉम गॉस लॉ से लिखो, फ्रॉम गॉस लॉ क्या था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए बराबर क्यू इन और अपॉन में एप्सिलॉन नोट, है ना। तो भाई ई तो हमारा फिर से थीटा तो हमेशा हर जगह जीरो ही है, क्योंकि ये है एरिया वेक्टर, ये है एरिया वेक्टर, कहीं भी आप एक एरिया ले लो, ये है ना, यही डी ए है, तो एंगल थीटा तो हमेशा जीरो ही रहेगा, क्योंकि हमेशा सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर ही होगा ना दोनों को, दोनों तो थीटा तो दोनों के बीच का जीरो होगा। तो ई रहने दो, सरफेस में डी ए लिख दो, इज इक्वल टू अंदर का चार्ज कितना भाई, तो क्यू इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का होल क्यू और अपॉन में एप्सिलॉन नोट। चलिए ई रहने दीजिए जी, डी ए यानी कि इस वाले का एरिया स्मॉल आर का, तो 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू स्मॉल आर का क्यू और अपॉन में एप्सिलॉन नोट कैपिटल आर का होल क्यू। एक यहाँ से बार स्क्वायर से कट गया आर, तो 4 पाई नीचे आ गया, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई, क्यू इंटू स्मॉल आर और अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल आर का होल क्यू। ये आया ना, देख कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, लेकिन ये आर स्मॉल क्या है, वेरिएबल है ना, ये यानी कि 0 से लेकर के कैपिटल आर तक बढ़ सकता है, जब हमारा यानी कि ये वैलिड है किसके लिए, जब हमारा स्मॉल आर क्या हो, 0 से लेकर के कहां तक हो, कैपिटल आर तक हो, तो पॉइंट कहां लाई करेगा, अंदर में लाई करेगा, यानी कि इसको देख रहे हो तो अगर 0 से बड़ा भी लिख सकते हो, तो सेंटर से लेकर के ना, तो सेंटर से लेकर के कहां तक, इनर सरफेस तक हो सकता है, यही लागू करेगा, यानी कि ई जो है क्या है, डायरेक्टली किसके है, स्मॉल आर के, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और कितना है, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू इंटू स्मॉल आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम अगर चाहते हैं कि रो के टर्म में लिखें, तो रो के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो टोटल चार्ज को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ मेरे को, तो टोटल चार्ज कितना है, क्यू कितना वॉल्यूम में, तो 4/3 पाई आर क्यू में है ना इतना, तो यानी कि टोटल चार्ज कैसे लिखेंगे हम लोग, है ना, जिसको हम चाह रहे हैं कि टोटल चार्ज के रूप में लिखें, तो भाई मेरे को क्यू की वैल्यू कितनी है, तो यूनिट वॉल्यूम क्या क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं ना, तो रो हो गया यूनिट वॉल्यूम का चार्ज, इंटू टोटल वॉल्यूम कितना में भरा हुआ था चार्ज, तो 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर का क्यू, यही क्यू वैल्यू है, कितना है टोटल, यही है ना क्यू, इस पे कितना चार्ज दिया टोटल वॉल्यूम में, यही दिया ना, रो इंटू 4/3 पाई इंटू कैपिटल आर का क्यूब, कि नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा स्फीयर के अंदर चार्ज है, कहीं सरफेस पे नहीं है, पूरे वॉल्यूम में है, तो भाई यूनिट वॉल्यूम का चार्ज को क्या बोलते हैं हम लोग, रो बोलते हैं। अब पूरा स्फीयर का वॉल्यूम कितना है, तो 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब है, तो ये क्यूब वैल्यू है, तो हम चाहें तो इस कैपिटल क्यूब को इस यहाँ लिख देंगे, तो ये पूरा का इक्वेशन किस में आ जाएगा, रो में आ जाएगा, ला सकते हैं यहाँ अगर पुट कर दोगे, तो इसीलिए तो बोल सकते हो ई बराबर कितना लिख सकते हैं, क्यू की जगह पर
तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू स्मॉल आर और अपॉन कितना है 4 पाई एप्सिलॉन आर क्यू, तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट कैपिटल आर का क्यू, एक कैपिटल आर का क्यू एक कैपिटल आर का क्यू गया, 4 पाई से 4 पाई गया कि नहीं, तो कितना आया भाई, तो ऊपर देखो तो 3 है, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट है और रो इंटू आर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, रो इंटू आर और अपॉन में 3 एप्सिलॉन नोट आया। देखो ध्यान से, ठीक है ना, कि कहीं गड़बड़ है, नहीं होना चाहिए गड़बड़, है ना। तो सिग्मा इंटू आर, सॉरी रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट, यही है ना, सिग्मा रो इंटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट। कब, जब हमारा पॉइंट कहां पे है, इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो ये हमारा पूरा का पूरा अंदर में हमें चार्ज, यानी किसी भी पॉइंट पे किसी भी रेडियस पे हमें चार्ज निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है, तो जैसे से वॉल्यूम बड़ा होता जाएगा तो चार्ज हमारा निकलते चला जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, कहां पे, सरफेस पे। जैसे ही सरफेस पे पॉइंट लेगा तो पूरा चार्ज अंदर में लाई करेगा, अब पूरा चार्ज आ जाएगा तो कुछ भी कैलकुलेशन करना नहीं पड़ेगा, है ना, आसान है, तो आसान है ना। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। देख लो भाई पूरा, है ना, यानी कि ये पॉइंट लाइज इनसाइड नहीं, ऑन द स्फीयर, है ना, यानी कि स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है, यानी कि ये जो मेरा है स्फीयर, ये जो सेंटर है, ये जो आर है, हर जगह चार्ज भरा हुआ है, बहुत ज्यादा गंदा नहीं करते हैं ना, समझ जाइए आप लोग कि हर जगह चार्ज है ना। तो भाई गॉसियन सरफेस कहां पे लेंगे, पॉइंट कहां है, स्फीयर पे है ना, यही हमारा पॉइंट पी है, तो यहीं पे गॉसियन सरफेस ले लो, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये, और यहाँ पे अगर एरिया लेगा छोटा सा, डीए भी यही, फिर से थीटा तो 0 ही रहेगा स्फीयर के केस में। तो बताओ फ्रॉम गॉस लॉ, इजी तो है ये, फ्रॉम गॉस लॉ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए वेक्टर के रूप में क्यू इन और अपॉन में एप्सिलॉन नोट, कोई फायदा नहीं, ई बाहर निकालो, एरिया लिखो पूरे का, तो 4 पाई, चलो स्मॉल आर को कैपिटल आर ही लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है दोनों, बराबर टोटल चार्ज कितना है जी, क्यू है, और अपॉन में एप्सिलॉन नोट, सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट का आर स्क्वायर, बहुत आसान। अगर हम चाहें इसको रो में बदलना तो क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, तो रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू लिख सकते हैं, भर दो जी, यहाँ पे क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, तो लिखो क्या करें बताइए मेरे को, तो चलिए देखते हैं, रो रहने दीजिए, है ना, और यहाँ पे लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे आप, क्यू जब क्या लिखेंगे, रो 4/3 पाई आर क्यू और अपॉन में नीचे में क्या 4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर का स्क्वायर से आर गया, पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, कितना, रो इंटू आर और अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट, है ना, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट, है ना, स्मॉल आर की जगह पर क्या आ जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है ना। अच्छा अब क्या कर रहे हैं हम लोग, यानी इफ पॉइंट लाइज आउटसाइड कर दूं, आउटसाइड मतलब क्या, इसलिए स्मॉल आर जो है ना इस कैपिटल से बड़ा हो जाएगा, यानी ये जो मेरा यहाँ पे जो एरिया लिए हैं, यहाँ जो पॉइंट लिए हैं, ये पॉइंट कहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं, कहीं स्मॉल आर यहाँ पे ले लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे भाई अगर एरिया लेगा तो यही आएगा डीए, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से पास करेगा तो ऐसे जाएगा ना जी, ऐसे जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फिर से सब जगह तो परपेंडिकुलर ही है ना,
तो ये भी वही ये भी वही, तो थीटा कितना डिग्री, फिर से 0 डिग्री है ना। तो देखते हैं, तो वही तो कहानी लिखेगा तुम, यही लिखेगा ना सब कुछ, खाली बस ये क्या रहेगा, यहाँ से चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से चेंज कर दो, क्या हो जाएगा चेंज बताओ मेरे को। तो सर ई तो ठीक है, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डी ए टोटल चार्ज, तो भाई इधर तो चार्ज है नहीं, चार्ज तो इतना ही दूर में बंद है, तो कितना है क्यू ही ना, तो वही क्यू ही है, और अपॉन में एप्सिलॉन नोट, तो ई रहने दो। अब एरिया, किसका एरिया, इस स्फीयर का कि गॉसियन सरफेस का, तो गॉसियन सरफेस का, तो गॉसियन सरफेस का रेडियस कितना है, आर है, तो कितना जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फिर से रो के टर्म में कुछ नहीं, फिर से वही चीज आएगा, क्या चीज, ये स्मॉल आर को क्या कर देना है मेरे को, बता मेरे को, स्मॉल आर को क्या इसके बराबर रखेगा, बोलो यार, स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा रहेगा, है ना, वही आएगा। ठीक है, चलो ये हमारा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये हमारा आउटसाइड हो गया, है ना। ये ऑब्वियसली अगर देखेगा तू यहाँ फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये तो आर वैरी करेगा ना, एक बार तो भाई सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, सरफेस पे, और उसके बाद फिर से क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। यही हमारा कहानी है ना। इसे यहीं पे ग्राफ बना दूं, यहीं पे ग्राफ बना सकते हैं लोग, क्या करेंगे, इसी को सेंटर को हम लोग लाइन ले लेते हैं, एक्सिस ले लेते हैं, और यहाँ पे ऐसे ये ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये हमारा बाउंड्री है, इधर क्या है, यहां से यहां तक भाई स्मॉल आर जो है छोटा है किससे, कैपिटल आर से। तो क्या बताए थे कि स्मॉल अगर ई की वैल्यू कितना था, रो इनटू आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट था ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर के था कि नहीं था, कब, जब ई हमारा आर छोटा था किससे, इतना से, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन होगा, ये होगा तेरा, ये है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट इस कैपिटल आर का स्क्वायर, कि नहीं। यहाँ इधर कितना था, E बराबर क्या था इधर की, तो Q इंटू स्मॉल आर बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर का Q था, था बाबू इधर यहाँ के लिए। अब यहाँ पे सबसे मैक्सिमम हो गया, अब उसके बाद फिर क्या है, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर इनवर्सली, फिर से बता दें ये क्या है, E इनवर्स टू 1 बाय आर स्क्वायर, इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, ये E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर के, यहाँ पे कांस्टेंट यानी मैक्सिमम, और यहाँ पे फिर से 1 बाय आर का स्क्वायर। ठीक है, ये कहानी है। अगर ये अंदर में कोई चार्ज नहीं है, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, सेंटर पे भी, सेंटर पे कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना होता है, 0 फॉर ऑल केस, चाहे वो होलो हो, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, चाहे कंडक्टिंग हो। ठीक है, क्योंकि सेंटर पे रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो ये जो है हमारा आज का पूरा स्फीयर का डेरिवेशन था। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट डेरिवेशन है, एक बार इसको आप अच्छे से जाइए देखिए, है ना। आपको अगर मैं पीछे समझाया हूं, अगर मेरा पीछे का लेक्चर किए हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। गॉसियन सरफेस लो, जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फिर देखो उसके अंदर कितना चार्ज है, और उसके बाद आराम से इंटीग्रेशन करो, आंसर पाओ। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बेसिक कॉन्सेप्ट पहले 5 मिनट का ही था कि भाई कंडक्टिंग में कैसे डील करना है, नॉन कंडक्टिंग में कैसे डील करना है। बाकी तो क्या था, इंटीग्रेशन था, सरफेस का कंसिडरेशन था। तो आपको कहां पे सरफेस लेना है, कैसे लेना है ना, चार्ज कैसे निकालना है, ये सब आप लोग बहुत पहले जान चुके हो। मास, सेंटर ऑफ मास में मास निकालना सीखे होंगे, यहाँ पे चार्ज निकालना सीखा है ना। जैसे मास का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसी तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, दोनों में सिमिलरिटी है। ठीक है, ज्यादा कोई टेंशन लेना नहीं है, आराम से आप लोग पढ़िए, है ना, एंजॉय कीजिए। ठीक है, और आप लोगों को एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस वगैरह के लिए पीडीएफ वगैरह अवेलेबल रहेगा। ठीक है, हमारा वेबसाइट लॉन्च हो गया है, अब जस्ट वो 1-2-4 दिन में ना भी काम करना चालू कर देगा। ठीक है ना, तो आपको पूरा डिटेल्स फिर दिया जाएगा। तब तक के लिए एंजॉय करते रहना है, पढ़ते रहना है। ठीक है, और नेटवर्क को बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है ना,
बहुत इंटरेस्टिंग चीज आने वाला है ना, एकदम धांसू टाइप का। इसलिए लिंक छोड़ना नहीं है, लगे रहना है, ठीक है ना, और लोगों को जोड़ते रहना है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। ओके।